ऐसे एक फेल्ड आर्टिस्ट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर बन गया। कैसे जर्मनी को सिर्फ एक इंसान ने इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया कि जर्मनी के सारे लोग ये मानने लगे कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स की वजह सिर्फ एक कम्युनिटी है, जीयूस। और कैसे जर्मनी इतनी बड़ी मिलिट्री पावर बन गई, आज हम समझेंगे। एक्सपेंशन ऑफ जर्मनी, द रियल डेंजरस यूज ऑफ प्रोपेगेंडा, स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, हिरोशिमा और नागासाकी की कंप्लीट स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 1918 की, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया था और जर्मनी इसमें हार चुका था। उसी वक्त एक साल बाद 1919 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। नाम सुना होगा आपने। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। जर्मनी की जो रीढ़ की हड्डी थी उसी को तोड़ दिया था। कैसे? मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस और जर्मनी का 13% लैंड रिड्यूस करने को बोला। 13% लैंड किसे मिला? जिसने जर्मनी को मारा था, जर्मनी ने जिसको परेशान किया था, जिसके सोल्जर्स मारे थे, जिसका लैंड गया था, उन्हें। जर्मनी के लाखों लोगों को ऐसा लगने लगा कि उनके साथ गलत हुआ है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले जर्मनी पूरे यूरोप में सबसे पावर कंट्री में से एक मानी जाती थी, लेकिन उस ट्रीटी के बाद जर्मनी का 13% लैंड रिड्यूस कर दिया गया। जर्मनी की 10% पॉपुलेशन वॉरफेयर की वजह से ख़त्म हो गई और जर्मनी का जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ है वो भी उस 13% एरिया के साथ ही चला गया। इन सब चीज़ों की वजह से जर्मनी की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। 1920s में जर्मनी इकोनॉमिक कोलैप्स फेस कर रहा था। सबसे डेंजरस बात ये थी, ये कोई 1920s में जर्मनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोलैप्स कर रहा था और सबसे डेंजरस बात ये था हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब मनी की, जो पैसे की कीमत है, वो काफ़ी जल्दी गिर रही थी। आप ये सोच सकते हो हर घंटे उसकी जो वैल्यू है जर्मनी की करेंसी की, वो गिरे जा रही थी। जैसे हमारे इंडिया में भी हो रहा है। क्या हो रहा है इंडिया में कि ये जो डॉलर है, डॉलर के कंपैरिजन में जो रुपीज़ की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा लो चले गई है। $1 की कीमत अभी 96 रुपीज़ हो गई है, या अभी उससे ज़्यादा भी होगी जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा। हाइपर इन्फ्लेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1918 में एक ब्रेड का प्राइस 1 जर्मन मार्क था और उसके सिर्फ 5 साल बाद 1923 में एक ब्रेड की कीमत बिलियंस ऑफ जर्मन मार्क्स पहुंच जाती हैं। लोगों को अपने डेली यूज़ के जो सामान होते हैं वो ले जाने के लिए भी कई लोगों की लाइफ सेविंग्स पूरी तरह से यूजलेस होने लगी। मिडिल क्लास लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ गए, वो भी कोलैप्स होने लगे। और रिटायर्ड लोग जो सालों से अपना पैसा बचा रहे थे वो एक झटके से पुअर हो गए। इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी जर्मनी में। पब्लिक कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट होने लगी। होगी भाई, क्यों नहीं होगी? इतना सब कुछ हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन है, जो सेविंग्स ये सालों से पूरी ज़िंदगी जो जोड़ा है, कुछ नहीं, कीमत कुछ रह ही नहीं गई उनकी, तो उनका होना तो लाजमी था। फिर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया और इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गया। लोग और ज़्यादा परेशान होने लगे। और हिस्ट्री में जब भी फियर, अनएम्प्लॉयमेंट और एंगर आता है तो एक्सट्रीमिस्ट भावना लोगों की बाहर आती है। मतलब उनके जो अंदर का गुस्सा होता है वो क्रांतिकारी रूप से आता है। और इसी एनवायरनमेंट में राइज होता है एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर बेसिकली एक फेल्ड आर्टिस्ट था जिसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी सर्व किया था खुद को, और वो अब पॉलिटिक्स में घुस गया था। वो पॉलिटिक्स में आता है और ज्वाइन करता है जर्मनी की एक पार्टी, नाजी पार्टी। जब वो बहुत अच्छा स्पीकर था। अब सबसे डेंजरस पार्ट समझते हैं, प्रोपेगेंडा होता क्या है। यहाँ सब बोलते हैं ना यूट्यूब पे इधर उधर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इस मूवी का प्रोपेगेंडा, उस मूवी का प्रोपेगेंडा, तो वही समझते हैं क्या होता है।
जैसे कि आज सोशल मीडिया से हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया, ये फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब के थ्रू हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। लेकिन 1930s के टाइम पे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या क्या थे? रेडियो, न्यूज़पेपर्स या फिर स्कूल की बुक्स। हिटलर ने इसी का यूज़ किया। हिटलर ने क्या किया बेसिकली? हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था ही। उसने अपने स्पीचेस के थ्रू इन्फ्लुएंस किया लोगों को। वो पब्लिक एंगर को यूज़ करता, पब्लिक के फियर को यूज़ करता और नेशनलिज्म की भावना को, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की भावना, वो रिपीटेडली बोलता जर्मनी वीक हो रहा है, एनिमीज हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम अपनी लॉस्ट ग्रेटनेस वापस लाना है, हमें अपना लॉस्ट ग्रेटनेस वापस लाना है। पर सिर्फ स्पीचेस इनफ नहीं थे। वो धीरे धीरे हर चीज़ को कंट्रोल करने लगा। न्यूज़पेपर्स, मीडिया मतलब रेडियो, वहाँ की जो रेडियो है उसको कंट्रोल करने लगा। स्कूल की जो बुक होती हैं उसके सिलेबस में भी ये सब लाने लगा। नेशनलिज्म की भावना, नाजी कल्चर, ये सब लाने लगा वो धीरे धीरे। और उसका सबसे बड़ा मूव तब आया जब उसने मूवीज़ तक में ज्यूज़ को बुरा और ये जो आर्यंस हैं इन्हें कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस बताया कि ये ज्यूज़ लोग आर्यंस को कंट्रोल कर रहे हैं, इनको हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं और सब प्रॉब्लम्स की वजह यही है। वो चिल्ड्रंस को नाजी आइडियोलॉजीज पढ़ाने लगा। पोस्टर्स और एड्स में ज्यूज़ को एक बहुत बड़ा थ्रेट बताया जर्मन के लिए, और एक ही मैसेज को बार बार स्प्रेड करवाया कि ज्यूज़ ही जर्मनी की असली प्रॉब्लम है। बनेगा, इकोनॉमी फिर बूस्ट करेगी, सभी लोगों को जॉब्स मिलेंगी और टेरिटरी हमारी जो लॉस्ट हुई है वो वापस आएगी। मतलब प्रोपेगेंडा का डेंजरस कॉम्बिनेशन बना रहा था ये, फियर प्लस होप प्लस रिपीटेशन। पहले उसने लोगों के बीच में फेयर लाया कि फेयर कौन है, ज्यूज़ है। फिर होप लाया उसने कि अगर मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलोगे, हमारी बात मानोगे तो जर्मनी का रिवाइवल हो सकता है। फिर उसने क्या किया, इसी चीज़ को रिपीट किया, स्पीचेस देता गया, अलग अलग जगह स्प्रेड, ये सब करता गया बातें। इसीलिए प्रोपेगेंडा डेंजरस है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते कि धीरे धीरे कोई दूसरा इंसान उनकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है उनकी थिंकिंग को। 1933 में हिटलर अब जर्मनी का चांसलर बन गया था और उसके बाद जर्मनी रैपिडली चेंज होने लगा। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग जर्मनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं रख सकता, लेकिन हिटलर ने इसके अगेंस्ट काम किया। हिटलर ने एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री बनाई, मास किलिंग वेपन्स बनाए और मिलिट्री ट्रेनिंग को कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे एक्सपेंड करने लगा। 1936 में राइनलैंड में ब्रिटिश ने अपने मिलिट्री को भेजा और उसने राइनलैंड पे कब्जा कर लिया। ये ट्रीटी के अगेंस्ट था, लेकिन जो मेन पावर थे ब्रिटेन और फ्रांस, उनने इसके अगेंस्ट कुछ बोला ही नहीं, और इसी वजह से हिटलर का जो कॉन्फिडेंस था वो और ही ज़्यादा डेवलप होने लगा। वो सोचने लगा मैं अलग अलग एरियाज को कंक्वायर करता रहूँगा और जर्मनी को यूरोप की सबसे पावरफुल नेशन दोबारा बना लूँगा। फिर अगला टारगेट था ऑस्ट्रिया। 1938 में हिटलर अपनी ट्रूप्स ऑस्ट्रिया में भेजता है और कुछ ही समय बाद वो जो ट्रूप है वो ऑस्ट्रिया को कब्जा कर लेते हैं और अब ऑस्ट्रिया जर्मनी का पार्ट बन जाता है। फिर लगातार हिटलर अलग अलग छोटे छोटे देशों को कब्जा करने लगता है, जैसे चेकोस्लोवाकिया, लेकिन पोलैंड में लेकिन अभी तक किसी भी देश ने हिटलर को रोकने की कोशिश नहीं की थी। अभी तक किसी भी देश ने, कोई भी अलग देश, जैसे उस टाइम के पावरफुल देश सोवियत संघ है, अमेरिका है, या फिर उसके जो नेबर देश है, फ्रांस है, ये पड़ोसी ब्रिटेन है, ये सब उन्हें कुछ मना नहीं किया हिटलर को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की इन लोगों ने। लेकिन सितंबर 1, 1939 में जो जर्मन ट्रूप है वो पोलैंड को इन्वेड कर लेते हैं, पोलैंड को जीत लेते हैं, और इसी के साथ ब्रिटेन और फ्रांस जर्मन के खिलाफ डायरेक्ट वॉर अनाउंस कर देते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है हमारी वर्ल्ड वॉर सेकंड की जर्नी की। वर्ल्ड वॉर सेकंड में मेनली दो पावर्स थी। फर्स्ट एक्सिस पावर में कौन थे, जिसने स्टार्ट की थी लड़ाई, जर्मनी, जापान, इटली, और सेकंड ग्रुप था अलाइज पावर। अलाइज में कौन कौन से थे, पहला था फ्रांस, ब्रिटेन, फिर बाद में जुड़ गए कौन, सोवियत संघ और अमेरिका, सोवियत यूनियन और अमेरिका। तो ये हो गया। स्टार्टिंग में भी कौन है, फ्रांस और ब्रिटेन अलाइज में।
यूरोप में एक्सपेंड कर रहा था, जबकि जापान इस वक्त एशिया और पैसिफिक ओशियंस के जो इलाके थे उसको कैप्चर कर रहा था। 1942 तक जर्मनी ने यूरोप के काफ़ी बड़े एरियाज़ को कवर कर लिया था। फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी तो है ही इसमें, नॉर्वे, और यूरोप का काफ़ी बड़ा हिस्सा जर्मनी के पास आ गया था। जर्मनी का जो एरिया था वो अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स हो गया था। आप इस चीज़ से कंपैरिजन कर सकते हो कि जर्मनी का जो पहले एरिया था वो 4.32 लाख था, मतलब 4.5 लाख मान लेते, 4.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर था, और अब 37 लाख, मतलब उसने कितना ज़्यादा कैप्चर किया एरियाज़ को। बल्कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया अभी 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। हिटलर का सपना था जर्मनी को यूरोप का सबसे बड़ा एम्पायर बनाने का, लेकिन ये जो नाजी पीरियड है वो जितनी जल्दी ऊपर गया है उससे डबल जल्दी नीचे आया। कैसे आया देखते हैं। इसका पहला रीज़न है ऑपरेशन बारबरोस। पता है, हिटलर ने सोवियत यूनियन से पहले ही एक संधि कर ली थी, बोल सकते एक संधि कर ली थी, जिसमें लिखा हुआ था कि ना सोवियत यूनियन यूएसएसआर जर्मनी पे अटैक करेंगे, और ना ही जो जर्मनी है वो सोवियत यूनियन के किसी भी एरिया पे नज़र डालेगा, मतलब अटैक करेगा। ये हुआ था, लेकिन जर्मनी उसे तोड़ते हुए सोवियत यूनियन पे अटैक करने जाता है, और इसी ऑपरेशन को नाम देते हैं ऑपरेशन बारबरोस। हिटलर बहुत ही ज़्यादा जल्दी जर्मनी में, ये सोवियत यूनियन में घुस रहा था, बहुत ही एडवांस तरीके से जा रहा था, क्योंकि उसकी जो मिलिट्री वेपन्स थे वो ज़्यादा ही एडवांस थे। लेकिन हिटलर ने एक चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर दिया, रशिया की विंटर को। हाँ, रशिया की विंटर। ये जो जर्मन सोल्जर्स थे वो इस फ्रीजिंगली टेम्परेचर के लिए तैयार थे ही नहीं। उनके वेपन्स फ्रीज होने लगे, कई वेपन जाम हो गए, और जो फूड सप्लाई थी उसमें भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगी। कई सोल्जर्स तो वहाँ विंटर में सर्दियों की वजह से ही मर गए, और जो बच गए वो 1942 से 1943 स्टालिनग्राड, एक वॉर हुई थी, स्टालिनग्राड के वॉर में मर गए। कैसे मरे देखते हैं। इस बार जर्मनी का सामना कोई छोटे देश से नहीं था, उसका सामना था सोवियत यूनियन के साथ। सोवियत यूनियन ने स्टालिन में जर्मन सोल्जर्स है उसको सराउंड कर लिया, पूरा घेर लिया, और घेर के उसकी जो 6th बटालियन है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और यहीं से शुरू होता है जर्मनी के डाउनफॉल का एरा। अब अलाइड पावर जर्मनी को मल्टीपल साइड से मारने लगे। इस नॉर्थ ईस्ट साइड से ये सोवियत यूनियन मार रहा है, अंदर घुस के भी मार रहा है, वो अमेरिका भी घुस गया था तो अमेरिका भी उसे मारने लगा। ब्रिटेन था, फ्रांस तो कब्जे में ही था, लेकिन फ्रांस को ब्रिटेन ने छुड़वा दिया था। 6 जून 1943 अलाइड पावर जर्मन्स के टेरिटरी में घुसने लगे। वो धीरे धीरे उन सभी कंट्रीज़ को लिबर्टी देने लगे जिनने जो जर्मन्स के कब्जे में थे। उनने फ्रांस को छुड़वाया और अलग अलग देशों को छुड़वाया। 1945 तक जर्मनी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी, और जो सोवियत यूनियन थी वो जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वहाँ तक पहुँच गई थी। 30 अप्रैल 1945 ये वो दिन है जिस दिन हिटलर ने सुसाइड कर ली थी। किस वजह से? क्योंकि वो उसे पता था कि जर्मनी अब ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली, तो वो सुसाइड कर लेता है इस डर से, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा मास किलिंग किया था, उसी वजह से वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। और फिर कुछ ही दिन बाद जर्मनी खुद को सरेंडर भी कर देता है अलाइड फोर्सेस के सामने। लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैदान में जापान बाकी है। उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ने हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट वेपन एटॉमिक बॉम्ब जापान के स्टेट्स पे फेंकना शुरू किया। पहला बॉम्ब 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पे डाला गया, और उसके सिर्फ 3 दिन बाद दूसरा बॉम्ब जापान के दूसरे शहर नागासाकी पे डाला गया। इतना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हुआ था उस एटॉमिक बॉम्ब की वजह से कि थाउजेंड्स ऑफ लोग एक ही पल में मर गए, और जो बचे वो अपनी पूरी ज़िंदगी पेन में ही बिताते रहे। इतना ज़्यादा उस वेपन से डिस्ट्रक्शन हुआ था। फिर 15 अगस्त 1945 में जापान वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड अनाउंस कर देता है कि वो हार गया,
जापानी बचा था जर्मनी के बाद, जो पावरफुल था वो हार गया, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है उसका एंड हो जाता है। लेकिन एक चीज़ नोटिस किया आपने कि 15 अगस्त 1945, मतलब कितनी कॉमन बात है ये, ज़्यादा लोगों ने नोटिस भी नहीं की होगी। मैंने भी जब पढ़ा ना स्क्रिप्ट तब मेरे को लगा भाई ये तो सही है, 15 अगस्त में हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त को भी ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो ख़त्म हुआ। साल अलग अलग है, मानता हूँ कि स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक वार्निंग है। प्रोपोगेंडा कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, फियर लोगों को कितनी ज़्यादा डीपली कंट्रोल कर सकता है, और सोसाइटी में एक मिस इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा डेडली हो सकती है। हिस्ट्री हमें सिर्फ पास्ट नहीं सिखाती, वो हमें फ्यूचर में आने वाली वार्निंग्स भी बताती है। और अगर तुम हिस्ट्री के रियल डार्क ट्रूथ और मिस्टीरियस फैक्ट्स को जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, वरना तुम शायद पीछे ही रह जाओगे।